हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियोज में हम पढ़ेंगे 4 बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग डेली यूजेस करते हैं या सुनते हैं, जिसमें हमारा पहला स्ट्रक्चर है आज मन ही मन में। ठीक है, तो मन ही मन में का इंग्लिश क्या होता है और उसका रोल और कुछ वाक्यों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है इनवर्डली। इनवर्डली मतलब होता है मन ही मन में। जैसे कि हम लोग कुछ अपने अंतरात्मा में कुछ सोचते हैं, उसका इंग्लिश होता है इनवर्डली। ठीक है, जैसे कि हम लोग वाक्य देखे हैं या सुने हैं, जो है वह मन ही मन खुश है, वह मन ही मन कुछ बुरा करने का सोच रहा है, तुम मन ही मन खेलने के लिए सोच रहे हो, राम मन ही मन मुझे मारना चाहता है। ऐसे वाक्य अनेकों हैं और आप भी अनेकों वाक्य सुने हैं या आपके मन में भी अनेकों वाक्य हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चर की यानी कि रूल की जरूरत पड़ती है। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इनवर्डली प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा बीच में है। ठीक है, इसको हम लोग बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर के इस रूल को प्रयोग करेंगे और किसी भी वाक्य को आसानी से बना लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 वाक्य हैं। ठीक है, हमारे वाक्य थे, उनका इंग्लिश देखिए। जैसे कि वह मन ही मन खुश है, ही इज इनवर्डली हैप्पी। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा ही है और हेल्पिंग वर्ब इज है और इनवर्डली है, और मेन वर्ब हमारा कोई सेंटेंस में नहीं है, मतलब कुछ बड़ा सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, मेन पॉइंट को हमने रख दिया हैप्पी। सेकंड देखिए, वह मन ही मन कुछ बुरा करने का सोच रहा है, ही इज इनवर्डली थिंकिंग टू डू समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में मेन वर्ब के लिए हम आए हैं, यानी कि वो सोच रहा है, ही इज इनवर्डली थिंकिंग टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी कि वो बुरा करने का सोच, वो मन ही मन बुरा करने का सोच रहा है। तुम मन ही मन खेलने के लिए सोच रहे हो, ये दोनों सेंटेंस सेकंड और थर्ड कॉमन है। ठीक है, देखिए तुम मन ही मन खेलने के लिए सोच रहे हो, यू के साथ हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब आ होता है। यू आर इनवर्डली थिंकिंग टू प्ले। फोर्थ सेंटेंस है राम मन ही मन मुझे मारना चाहता है, राम वांट्स इनवर्डली टू किल मी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डू होता है, लेकिन हम यहाँ पे वांट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर डू लिखना चाहते हैं तो डू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें 2 वर्ब है, मारना चाहता है, तो यहाँ पे हम चाहना का हेल्पिंग वर्ब के लिए वांट्स यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं राम डज इनवर्डली वांट टू किल मी। ठीक है, तो आप ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। ये सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा रिमाइंड ऑफ। रिमाइंड ऑफ का मतलब होता है याद दिलाना। जैसे कि हम लोग ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, उसकी आवाज मुझे लाता की याद दिलाती है, इसका कलम मेरा बचपन का कलम याद दिलाता है, यह टीवी मुझे पुराना टीवी का याद दिलाती है। ऐसे वाक्यों को याद दिलाने से जो भी हम लोग शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं, उसका इंग्लिश होता है रिमाइंड ऑफ। ठीक है, रिमाइंड ऑफ के जगह पे आप मैक्स रिमेंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यानी कि मॉडर्न में आपको बेसिक यानी कि मेन फ्रेजल वर्ब को बोलने की जरूरत है। यानी कि फ्रेजल वर्ब अगर अच्छा से बोलते हैं, देखिए रिमाइंड ऑफ को हम लोग मैक रिमेंबर भी कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंड ऑफ कहते हैं तो आपका जो बोलने का तरीका रहता है और जो बोलते हैं आप वो स्पष्ट रहता है, और कोई भी सुनता है तो आप पे आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 4 वाक्य हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यह घर मुझे मेरा घर याद दिला दिया, यह घर मुझे मेरा घर याद दिला दिया, तुम्हारी आवाज हमें लाता की याद दिलाती है, तुम्हारी आवाज हमें लाता की याद दिलाती है, तुम्हारा पढ़ाई हमें बचपन का याद दिलाता है, उसका जूता मुझे एक बात याद दिलाता है। यानी कि कोई बात है और उस जूता से संबंधित है या कोई मैटर है, तो आप उसको याद करते हैं। तो यहाँ पे याद दिलाना, यहाँ पे देख सकते हैं याद दिलाना, दिला दिया, याद दिलाती है, ये जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे मीनिंग जो दिख रहे हैं,
उसका इंग्लिश होता है रिमाइंड ऑफ। ठीक है, रिमाइंड ऑफ का हिंदी होता है याद दिलाना। अब देखेंगे उसका रूल बनाने का तरीका क्या होता है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट प्लस रिमाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि किसको याद दिलाता है तो उसको लिखेंगे, और ऑफ और किसका याद दिलाता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा रूल देख सकते हैं, हमारे बनाने का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस रिमाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चेंजिंग होते रहेगा, जो दिया रहेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे और ऑफ और फिर ऑब्जेक्ट का लिखेंगे जो दिया रहेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिमाइंड, यहाँ पे रिमाइंड जो है वर्ब का काम करेगा। यहाँ पे रिमाइंड जो है रिमाइंडिंग, रिमाइंड्स, रिमाइंडेड होते रहेगा, यानी कि चेंजिंग होते रहेगा वर्ब के अनुसार। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 4 वाक्य हैं, अब इस लिस्ट में देखेंगे तो हमारा पहला वाक्य है यह घर मुझे मेरा घर याद दिला दिया। दिस हाउस रिमाइंडेड मी ऑफ माई होम। जैसे कि हमने आपको बताया रिमाइंड यहाँ पे वर्ब के अनुसार यानी कि पास्ट टेंस के अनुसार चेंजिंग होते रहेगा। तो रिमाइंड है और यहाँ पे पास्ट टेंस है तो देख सकते हैं कि रिमाइंड का हम रिमाइंडेड यानी कि वर्ब टू यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसी रूल पे हम इन चारों वाक्यों को बनाए हुए हैं। देख सकते हैं तुम्हारी आवाज हमें लाता की याद दिलाती है। योर वॉइस रिमाइंड्स मी ऑफ लाता's वॉइस। यहाँ पे देख सकते हैं आप रिमाइंड्स याद दिलाती है। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ पे रिमाइंड्स किए हुए हैं। ठीक है, फिर थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हारा पढ़ाई हमें बचपन का याद दिलाता है। ठीक है, तो योर स्टडी तुम्हारा पढ़ाई, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा योर स्टडी, रिमाइंड दिलाता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमारा रिमाइंड्स होगा। फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है मुझे, हमें। ठीक है, तो हमें को यहाँ पे आप मी भी लिख सकते हैं या अस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता ही देते हैं मी और अस। तो योर स्टडी रिमाइंड्स मी अस ऑफ माई चाइल्डहुड। किसका याद दिलाता है, मेरे बचपन का याद दिलाता है। ठीक है, फिर देखते हैं तुम्हारा पढ़ाई, हमारा सब्जेक्ट है योर स्टडी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए रिमाइंड का रिमाइंड्स हो गया यानी कि वर्ब फिफ्थ होगा। रिमाइंड्स हमें यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा हमें है तो मी या अस हो सकता है, और ऑफ किसका याद दिलाता है तो माई चाइल्डहुड यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा माई चाइल्डहुड है तो हम चाइल्डहुड लिख देंगे। फोर्थ सेंटेंस है उसका जूता मुझे एक बात याद दिलाता है, तो उसका जूता यानी कि हमारा सब्जेक्ट है तो हिज शूज रिमाइंड्स मी ऑफ अ मैटर, ऑफ अ मैटर। यहाँ पे मी हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ऑफ ए मैटर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो होपफुली ये भी आप स्ट्रक्चर को आसानी से समझ गए होंगे। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा व्हाट अबाउट, का क्या। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्ती का क्या, मेरा पढ़ाई का क्या, तुम्हारे एग्जाम का क्या। जैसे कि हम लोग किसी बात को अगर कोई नकार देता है और कोई उससे मतलब कि सवाल करता है कि यानी कि जैसे कि हम पढ़ाई छोड़कर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे गार्जियन कहते हैं पढ़ाई का क्या, तुम्हारे पैसे का क्या, तुम्हारे भविष्य का क्या। तो इसका इंग्लिश इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसको देखते हैं। ऐसे इस वाक्य को, ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है का क्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटेंसेस है। ठीक, स्कूल का क्या, शादी का क्या, मेरी दोस्ती का क्या, मेरे पैसों का क्या, फिल्म देखना कैसा रहेगा, केक खाना कैसे रहेगा। इस दोनों वाक्यों में कुछ अलग हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसको बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम इस चारों वाक्यों को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इस वाक्यों को बनाने के लिए हमारे पास रूल की जरूरत होनी है, तो जरूर इन 4 वाक्यों को बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट से सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, तो रूल होता है व्हाट अबाउट प्लस बिफोर या अदर वर्ड। ठीक है, जैसे स्कूल का क्या, ठीक है, स्कूल का क्या, शादी का क्या, मेरे दोस्ती का क्या, मेरे पैसों का क्या। तो इसको इंग्लिश में हमको लिखने के लिए स्कूल का क्या दिया है तो व्हाट अबाउट स्कूल,
सेकंड है शादी का क्या, व्हाट अबाउट मैरी। मेरे दोस्ती का क्या, व्हाट अबाउट माय फ्रेंडशिप। फोर्थ है मेरे पैसों का क्या, व्हाट अबाउट माय मनी। फिर अब देखिए इन दो वाक्यों को बनाने के लिए कैसा रहेगा, जैसे कि हम लोग किसी से सलाह लेते हैं यानी कि राय लेते हैं, जैसे कि हमको कोई दोनों दोस्त हैं, अब किसी को कहीं जाना है हमको, तो दोनों आदमी राय करते हैं बर्गर खाना कैसे रहेगा, केक खाना कैसे रहेगा, दिल्ली चलना कैसा रहेगा, आगरा घूमना कैसा रहेगा। तो ऐसा कैसा रहेगा उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हाउ अबाउट। हाउ अबाउट ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा, और इन स्ट्रक्चर को इस बार का बैठाकर हम इन दोनों वाक्यों को बना लेंगे। जैसे खाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट ईटिंग केक। अब यहाँ पे आज फिल्म देखना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट वाचिंग मूवी टुडे, हाउ अबाउट वाचिंग फिल्म टुडे। ऐसे वाक्यों को आप बना सकते हैं। तो सबसे सरल था, मतलब सबसे आसान था। यह हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर है। जैसे कि अजीब इत्तेफाक, हम लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका इंग्लिश होता है स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, जैसे कि हम लोग ऐसे वाक्य को सुने होंगे, अजीब इत्तेफाक था कि मैंने उससे बार बार देखा, अजीब इत्तेफाक से मिले हो तुम। क्या अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है कि आज हम उससे बार बार मिल रहे हैं, अजीब इत्तेफाक था कि हमने उससे नहीं मिला, क्या अजीब इत्तेफाक है हम दोनों के बीच में। ऐसे वाक्यों को बोलते हैं। अजीब इत्तेफाक का इंग्लिश होता है स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। स्ट्रेंज कोइंसिडेंस यहाँ पे यूज का सबसे भास्ट स्ट्रक्चर है, जिसका रूल होता है दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस प्लस दैट प्लस सेंटेंस। ये हम जब लिखेंगे कुछ वाक्यों में जब से दिखेगा, जैसे कि हम इस वाक्यों में से लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके लिए अजीब इत्तेफाक से मिले हो तुम, तो यहाँ पे से का यहाँ पे बाय का प्रयोग होगा, यानी कि जो नीचे वाला सेकेंड रो में लिखे हुए हैं जो रूल, वो वाला फॉलो होगा। और जिसमें से नहीं है, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, तो उसमें हम लोग को ए वाला रूल को प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे इज है जो टेंस के अनुसार चेंजिंग होते रहेगा, और यहाँ पे डेट जो है, डेट को आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर डेट लिखते हैं तो आपके सेंटेंस को थोड़ा शुद्धिकरण आता है और अच्छा दिखता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेट का स्ट्रक्चर में रूल में प्रयोग किए हुए हैं, ठीक। और वही जब बाय का प्रयोग होगा, बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, तो या तो उस स्ट्रेंज कोइंसिडेंस को पहले बोलिए या बाद में बोलिए, दोनों सही होगा। तो चलते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। तो हमारा सेंटेंस है अजीब इत्तेफाक था कि मैंने उसे बार बार देखा, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, तो यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस में है, तो दिस वाज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, दिस वाज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। स्पेलिंग पे आप गौर कीजिएगा, डेट ये हमारा इतना का इंग्लिश हुआ, ठीक है। अजीब इत्तेफाक था कि इतना का हमने अभी तक लिखा है, अब मैंने उसे बार बार देखा, तो उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे आई सॉ हिम अगेन एंड अगेन। ये हमारा सेंटेंस होगा। अजीब इत्तेफाक था कि मैंने उसे बार बार देखा, दिस वाज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट, यहाँ पे कामा का प्रयोग कीजिएगा, दैट आई सॉ हिम अगेन एंड अगेन। अजीब इत्तेफाक से मिले हो तुम, ये गाना भी सुने होंगे आप। इस रूल का फॉलो करेंगे, बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस प्लस सेंटेंस, या सेंटेंस प्लस बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, ठीक है। तो आप जैसा मन करे आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिखने का तरीका यानी टेंस और सेंटेंस सही होना चाहिए,
जैसे कि अजीब इत्तेफाक से मिले हो तुम, तो बाय ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस यू हैव मेट। ये हमारा होगा। फोर्थ है क्या अजीब इत्तेफाक है, व्हाट ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। देखिए ये वाक्य जो है क्या अजीब इत्तेफाक है, ये पूछा नहीं जा रहा है, ये एक्सक्लेमेशन किया जा रहा है, यानी विस्मयादिबोधक किया जा रहा है। इसी तरह के वाक्य को आप बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस और स्ट्रेंज कोइंसिडेंस से आप बना सकते हैं। जैसे कि ए अजीब इत्तेफाक होगा करना, दिस विल स्ट्रेंज कोइंसिडेंस टू डू इट। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को आप बना सकते हैं। आशा करते हैं आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखे होंगे और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।